जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आप सब लोग खैरियत से हैं? आपने दो पार्ट अलीम खान साहब के मुलाहिजा कर लिए, तीसरा पार्ट अब शुरू हो रहा है, लेकिन आप यकीन करें कि तीसरा पार्ट पहले दोनों से भी ज़्यादा हैरान कुन है। आप जब इसको देखेंगे तो आप तारीख के बाकायदा स्टूडेंट बन जाएंगे। तो खान साहब आपका बड़ा शुक्रिया। अच्छा ये फरमाइए कि जब आप बुज़दार साहब के साथ आपने काम किया तो वाकई वो करप्ट थे, और वहाँ से पैसे इकट्ठे करके कौन इकट्ठे करता था और कहाँ पहुँचाए जाते थे, तो क्या होता था? अनफॉर्चुनेटली जो लोगों को हमने कहा था और जिस तरह हमने लोगों से वादे किए थे, हुकूमत आने के बाद हम उसके बिल्कुल उलट चले गए थे। जिस लेवल की करप्शन हुई पंजाब में, इस लेवल की करप्शन पंजाब में कभी नहीं हुई थी। मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी सारे को बहुत मोमिन थे, लेकिन इस लेवल की नहीं हुई थी। मतलब डीसी लगाने का एक तरीकाकार होता था। पहले के चीफ मिनिस्टर जो हैं वो डीसीज को बुलाते थे, इंटरव्यू करते थे, उसके बाद फैसला डीसी और डीपीओ लगने का भी एक तरीकाकार होता था। इसमें तो ये था कि चौधरी साहब आप जाके एक साहब को 3 करोड़ रुपया दे दें, ठीक है, चल मैं नहीं किसी का नाम मैं उठा लेकिन जिसको आप जब देते थे तो उसके बाद वो जो है वो आपके साथ टाइम भी जो है वो भी फाइनल करते थे, ठीक है, और वो बताते थे कि जी आप 6 महीने के लिए लगे हैं, ठीक है। ताहिर खुर्शीद साहब कहते थे जी, जो भी उनका अमला था, जो भी बुज़दार साहब का अमला था, वो उनको टाइम लाइन के साथ बताता था। ठीक है। तो ये बताता था कि भाई आपने 3 करोड़ दिए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप लग गए हैं 3 करोड़ में। ठीक है। 3 करोड़ में आप 6 महीने के लिए लगे। अपने अगर आपने इसको एक्सटेंड करना है तो आपने फिर दोबारा पैसे देने। और बड़े शहरों का रेट ज्यादा था। ये तो इजी लोड हुआ ना, इजी लोड था और बड़ा कन्वीनियंट इजी लोड था। इजी लोड करवाते जाए और कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर रहे जितना चाहे। मैंने बल्कि इमरान खान साहब को ये भी कहा कि खान साहब आप मेरे साथ आप बात यकीन नहीं कर रहे ना, आप ऐसे करें कि आप मुझे किसी बंदे का नाम दें, ठीक है, और इसको कहे सुबह लगवा दे, ठीक है, और मुझे रेट बताए कितने में लगवाना है। हाँ। तो मैं आपको सुबह लगवा देता हूँ। ठीक है। तो खान साहब ने क्या कहा? खान साहब की आंखें बंद थी। अच्छा, चुप करके बैठे की आंखें और कान सब बंद। अच्छा, ये सारी करप्शन में क्या इमरान खान साहब इन्वॉल्व थे? क्या उनको बेनिफिट होता था या वो जानबूझ के करते सब? इससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता ना कि मैं तो ईमानदार हूँ और मेरे घर वाले सारे जो हैं वो पैसे ले रहे हैं। ठीक है जी, तो मेरे घर में, मेरी तिजोरियों में, मेरी अलमारियों में अगर हराम का माल आ रहा है और करप्शन का माल आ रहा है और रिश्वत का माल आ रहा है, और जब मुझे पता हो कि मेरे घर में डेवलपर्स आ रहे हैं और वो मेरी बेगम को आके हीरे के सेट दे रहे हैं और अंगूठियाँ दे रहे हैं, तो और मैं आंखें बंद करके चुप करके बैठा हूँ, तो मैं ईमानदार तो नहीं हूँ। ठीक है। अच्छा, खान साहब के साथ ज़्यादा इख्तलाफ कब हुआ आपका? क्योंकि मुझे लगता है शायद खान साहब का दिल दुख गया आपसे और उन्होंने कहा कि ठीक है, जिनको फारिग करें। मेरा इख्तलाफ क्या हो सकता था जी, वो प्राइम मिनिस्टर थे, मैं एक MPA था, तो इख्तलाफ तो नहीं हो सकता था, लेकिन मैंने उनको ये ज़रूर कहा था कि मैं काम नहीं करना चाहता। ठीक। और आप मुझे फेडरल में बुला लें, वो भी मैंने उनको कहा कि मैं इसलिए फेडरल में आना चाहता हूँ ताकि लोगों को ये इंप्रेशन ना जाए कि मैं आपसे हट गया हूँ। ठीक। तो मैं बल्कि लोगों को ये कहूँगा कि जी खान साहब को मेरी ज़रूरत फेडरल में थी, तो मैं फेडरल में चला जाऊँगा। इससे आपके भी एक रह जाएगा और मुझे भी एक जो है वो कोई ना कोई लोगों को बात कहने के लिए मिल जाएगी। तो उन्होंने कहा कि तुम कैसे आ सकते हो, तुम तो MP हो। तो मैंने कहा खान साहब यहाँ पे इतने एडवाइजर बैठे हैं जो ना MP है ना MNA है, बिल्कुल ठीक। जब वो भी आ सकते हैं तो मैं कोई चोर तो नहीं हूँ, मैं तो MPA ही हूँ ना। तो फिर MPA हो के मैं यहाँ पे फेडरल में भी लग सकता हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है? आप मुझे एडवाइज़र लगा रहे हैं, कोई मुझे MNA तो नहीं लगा रहे। सही बात। तो लेकिन उन्होंने नहीं लगाया, और फिर 6 महीने बाद जब मैं अंदर चला गया तो फिर मुझे समझ आ गई, और फिर जब मैं निकल के बाहर आया। आपको वैसे गिरफ्तार किसने करवाया नैब से? ये मुझे इमरान खान साहब ने, ऑब्वियसली उनकी मर्जी के बगैर नहीं हुआ। ठीक है। पीछे बुशरा बीबी थी या जो भी था, लेकिन आगे जो है वो जनरल फैज थे। लेकिन इमरान खान साहब और उनकी बेगम मेरे ख्याल में इसमें उन्होंने कहा कि बस पकड़ लें इनको, और आपको नैब ने बुलाया और गिरफ्तार कर जी हाँ। 6 महीने बाद ना फिर एक दफ़ा मूवमेंट शुरू हुई थी बुज़दार के खिलाफ। ठीक है। और यही शुरू हो गया था कि जी बुज़दार जा रहा है। ठीक है। तो जब वो बुज़दार जाने का हुआ तो फिर उस वक्त मुझे उन्होंने गिरफ्तार करा दिया। और मेरे ख्याल में महीने 1.5 बाद जो है वो सप्तान खान साहब भी गिरफ्तार हो गए थे, क्योंकि वो भी CM बनना जी। वो भी CM बनना तो पता नहीं बेचारा चाहता था या नहीं, पर नाम उसका भी आ गया था। तो जब नाम आ जाए तो फिर उन्होंने कहा जिसका नाम आ रहा है उन सारों को एक दफ़ा
जो है वो पकड़वा। अच्छा, मुझे जनाब बाजिद साहब ने बताया था कि मैंने इमरान खान साहब को बताया था कि पंजाब की सूरत हाल बहुत ख़राब है, तो आप या चौधरी परवेज़ इलाही साहब को बना दें या अलीम खान साहब को बुला दें। तो खान साहब ने पूछा था कि इन दोनों में क्या क्वालिटी है, तो उन्होंने कहा जी एक आदमी जो है वो पोलिटिकली बड़ा ज़बरदस्त स्ट्रांग है, अगर आपको एक स्ट्रांग पॉलिटिशियन चाहिए तो वो, और दूसरा जो है वो फाइनेंशियली बड़ा स्ट्रांग है, और अगर आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग चाहिए तो अलीम खान को बना लें। तो उसके बाद मेरा ख्याल है वो राज़ी हो गए थे कि ठीक है जी आ जाएं, अलीम खान को मैं बना देता हूँ। तो बुलाया गया था आपको? देखें, मेरा जो फोटे था, मेरे पास जो प्लस था वो तो एडमिनिस्ट्रेशन थी। ठीक। मैंने तो पीटीआई में हमेशा एडमिनिस्ट्रेटिवली काम किया था। ठीक। मेरे ऊपर तमाम तर एडमिनिस्ट्रेटिव जिम्मेदारियाँ थी। मैं धरनों का इंचार्ज था, मैं रैलीज़ का इंचार्ज था, मैं वो जो आपका 126 दिन धरना था उसका इंचार्ज था। सो बेसिकली तो मेरी जिम्मेदारी इमरान खान साहब को मेरी क्वालिटी का पता था। ठीक है। उनको ये पता था कि मैं इसके ऊपर क्या काम लगा सकता हूँ और ये डिलीवर कर सकता है। ठीक है। फाइनेंशियल तो चॉइस साहब हमारी 2018 तक जरूरत थी। ठीक है। उसके बाद तो हमारी जरूरत इमरान खान को नहीं थी। उसके पास तो बहुत बड़े बड़े जहाज थे, उसके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां थी, उसके पास फ्लीट थे, गार्ड्स थे। अब ना मेरे डालों की जरूरत थी, ना मेरे गार्ड्स की जरूरत थी, ना मेरी गाड़ियों की जरूरत थी, और ना ही हमारे जहाजों की जरूरत थी। तो अब इमरान खान को हमसे कोई वो फायदा नहीं चाहिए था जो 2018 से इररिलेवेंट हो गए थे, वो हम इररिलेवेंट थे। तो इसलिए जो जहांगीर तरीन का इंजाम हुआ वो इररिलेवेंट होने की वजह से हुआ। और इसी तरह मेरा भी जो था वो ये, इमरान खान को पता था कि जी अब मुझे ना इन दोनों के जहाज़ों की ज़रूरत है, ना इनके पैसों की ज़रूरत है, ना मुझे इनकी एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत है। तो अगर उन्होंने पंजाब में मुझे लगाना था तो सिर्फ इसलिए लगाना था कि वो चाहते थे कि पंजाब में हम डिलीवर कर जाएं, ताकि अगली दफ़ा का इलेक्शन जो है वो हम आराम से जीत सकें। क्योंकि चौधरी साहब, जो भी 2018 से ऑनवर्ड जितने भी बाय इलेक्शन हुए थे वो पीटीआई 11 के 11 इलेक्शन हार गई थी। सिर्फ एक इलेक्शन जीते थे जो कि ताहिर खुर्शीद साहब के दामाद का था, जो कि गुजरांवाला में। ठीक है। और वो सिर्फ इसलिए जीते थे कि ताहिर साहब जो हैं वो उस वक्त जो हैं वो हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द सीएम थे। अदरवाइज पीटीआई जितने भी बाय इलेक्शन थे सब हार रही थी। और सो मच सो कि जो इमरान खान साहब की अपनी सीट थी, जो कि उनके वजीर आजम बनने के बाद उन्होंने खाली की थी, जो कि लाहौर डिफेंस की थी, वो भी हुमायूं अख्तर साहब जो हैं वो इलेक्शन हार गए थे और ख्वाजा साद रफीक जो है वहाँ से जीत गए थे। ठीक। अच्छा, ये फरमाइएगा कि आपको जब जनाब बाजिद साहब के कहने पे इमरान खान साहब ने कहा कि ठीक है मैं उनको सीएम बना लेता हूँ, और आपको बुलाया गया था लाहौर से, वो वाक़या क्या था? जी, मेरे पास जो है वो इमरान इस्माइल साहब आए थे, आमिर कियानी साहब आए थे, महमूद मौलवी साहब आए थे, और इन्होंने कहा कि हमें इमरान खान साहब ने भेजा। और उससे पहले मेरा इख्तिलाफ हो चुका था। मैंने खान साहब को कह दिया था कि जी मैं इसको सपोर्ट नहीं करूंगा और मैं इसके खिलाफ जाऊंगा, और इसके खिलाफ जो भी कैंडिडेट होगा, वो नून का हो, पीपल्स पार्टी का हो, जो भी हो, मैं एक दफ़ा इसके खिलाफ वोट डालूँ। और उनको पता था इस बात का कि ये बाज नहीं आएगा, यानी बुज़दार के खिलाफ। जी, बुज़दार के खिलाफ मैं वोट डालूंगा। सो जब उन्होंने ये बात सुनी तो उन्होंने पार्टी को इकट्ठा करने के लिए जब मशवरा किया, तो उस वक्त की जो लीडरशिप थी वहाँ पे उन्होंने कहा कि आप अलीम खान को बुला लें और उसको अपने साथ शामिल करें, ताकि ये पार्टी जो है वो इस मुश्किल से बच जाए। तो मेरे पास उन्होंने ये 2-3 बंदे भेजे और वो मेरे घर आए लाहौर में, और उन्होंने मुझे कहा कि इमरान खान साहब आपको बुला रहे हैं। मैंने उस दिन तक इमरान खान साहब के खिलाफ, पार्टी के खिलाफ, किसी और चीज़ के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया था। मैं उस वक्त तक बिल्कुल चुप था, और मैंने उनको कहा था कि जी मैं कोई पार्टी के खिलाफ नहीं जाऊँगा, आप जो है वो इसको चेंज कर दें। और मैंने कभी ये शर्त नहीं रखी थी कि आप मुझे बना दें। मैंने उनको कहा था कि हमारे 180 मेंबर हैं, तो क्या 180 मेंबर में से कोई एक कॉम्पिटेंट भी पीटीआई के पास नहीं है? क्या कोई एक ईमानदार भी नहीं है? सो अगर आपने मुझे नहीं बनाना, ना बनाएं, लेकिन कम से कम इस जैसे निकम्मे आदमी को, करप्ट आदमी को तो यहाँ से निकालें। और उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि इमरान खान साहब आपको मिलना चाहते हैं। तो हम सारे इकट्ठे होके तो हम इस्लामाबाद आ गए, और इस्लामाबाद में सुबह उन्होंने मुझे 10-11 बजे रब्ता किया, और उन्होंने कहा कि खान साहब से बात हुई है और वो कहते हैं कि नहीं, मेरा इरादा तब्दील हो गया, ठीक है, और मैं जो है वो चेंज नहीं करूंगा, मैं बुज़दार को ही रखूँ। ठीक है। आप वापस चले? मैं वापस चला गया। वापस जाके आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी मुझे लगता है उसके बाद आपने पार्टी छोड़ी या प्रेस कॉन्फ्रेंस? जी, मैंने पार्टी तो उसके बाद छोड़ी थी जब मैंने उनको वोट डाल दिया था उसके खिलाफ। ठीक है। और मैंने उनको बताया था, मैं उनको बता के गया था कि मैं इसके खिलाफ वोट डालूंगा। ठीक है। और जो मेरा नून के साथ कोई ताल्लुक नहीं था, मैंने नून कभी ज्वाइन नहीं की थी। मैं नून
मैं नून में कभी शामिल नहीं हुआ था, लेकिन मैंने अपने तौर पे जो मैं समझता था कि ये जो वादा हमने लोगों से किया है और जो हमने उनसे किया है, हम इसके ख़िलाफ़ जाएंगे। और उसके बाद मैंने उनको कह दिया था कि मैं जो है वो रिज़ाइन करूँगा और अगली दफ़ा जो है वो मैं इलेक्शन लड़ूंगा या नहीं लड़ूंगा, ये मैं बाद में डिसाइड। ठीक। अच्छा, ये फरमाइएगा कि जो पार्टी का बाद में हशर हुआ और अब खान साहब जो जेल के अंदर हैं, जिम्मेदार किसको समझते हैं आप इस सारे मामले? चौधरी साहब, 2-3 वजूहत हैं। नंबर 1, एक तो जब आप किसी भी इंसान में जब वो अपने आप को बड़ा समझना शुरू कर देता है, अक्लमंद समझना शुरू कर देता है और वो समझता है कि वो अक्ल कुल है और उसको अपने दोस्तों की कोई पहचान नहीं होती और वो ये समझता है कि ये सारे जो हैं ये सिर्फ इसलिए हैं कि मैं इनको जब चाहूँ इस्तेमाल करूँ और जब चाहूँ फेंक दूँ। ठीक। और इमरान खान साहब की ये खासियत रही है सारी ज़िंदगी, सिर्फ हमारे साथ नहीं किया उन्होंने हर एक शख्स के साथ किया। उनके दिल में उनके पास अपनी बहनों की कोई इज्जत नहीं है। वो हमारे साथ रहे हैं, हमें सारा पता है, वो हमारी बहनों की तरह हैं, पर वो उनको जिस तरह हमारे ताल्लुकात होते हैं अपनी बहन भाइयों से, रिश्तेदारों से, अपने बच्चों से, 3.5 साल चौधरी साहब उन्होंने अपने बेटों के साथ उन्होंने कोई ताल्लुक नहीं रखा। इंग्लैंड नहीं गए, इंग्लैंड नहीं गए, नहीं उनको भी नहीं बुलाया। ठीक है। हाँ। 3.5 साल उस दिन से जिस दिन वो प्राइम मिनिस्टर का ओथ ले रहे थे, उस दिन भी आपको याद होगा उन्होंने अपने बच्चों को नहीं आने दिया। तो चौधरी साहब अगर वो 3.5 साल अपने बच्चों को नहीं मिला तो उसकी अलीम खान के साथ क्या लॉयल्टी होगी, जहांगीर खान के साथ क्या लॉयल्टी होगी। जिसकी अपने बच्चों के साथ लॉयल्टी का ये हाल हो कि उसको 3.5 साल सिर्फ जिन्नों ने कहा हो या सिर्फ भूतों ने कहा हो कि जनाब अगर तू मिलेगा तो तेरे खिलाफ ये हो जाएगा या वो हो जाएगा, जो मुल्क का वजीर आज़म बन के उन लोगों की फौतगी पे ना पहुंचे जो कि हमारे हज़ारा बरादरी के लोग कोयटा में जो है वो शहीद हुए और उन्होंने वहाँ पे रख के सिर्फ एक मुतालबा किया कि वजीर आज़म आ जाए और हम इससे बात करें और हम अपने ये अजीज़ों को दफना देंगे। खान साहब उनके फौत होने पे नहीं गए, नईमुल हक के जनाजे पे नहीं गए इसलिए क्योंकि उनको बताया गया था कि अगर आप किसी मैयत के उस पे जाएंगे तो ये आपके लिए कोई नहुसत होगी। सो जब आप अपने दोस्तों के ना हों, आप अपने बच्चों के ना हों, आप अपने किसी रिश्तेदार के ना हों, आप अपने बहन भाइयों के ना हों, आपने जो माजिद खान के साथ किया वो सबको पता है, जो आपने अपने वालिद के साथ किया, वालिद को इन्होंने बेइज्जत करके अपने बोर्ड से हटा दिया और ये इस बात का क्रेडिट लेते थे कि मैंने अपने बाप को हटा दिया। यानी कि आप सोचें कि एक आदमी जो कि शौकत खाना बोर्ड का चेयरमैन लगा था, जो कि इनके वालिद थे, इन्होंने अपने वालिद को हटा दिया। ठीक है। और उनको इस बात का भी बेचारों को पता नहीं कितना रंज हुआ होगा कि मेरा बेटा ही मुझे जो है हटा रहा है। सो एक सेल्फिश आदमी, सेल्फ सेंटर्ड आदमी जिसकी ज़ात के अलावा उसकी कोई वो ना हो, ये सबसे बड़ा तो ये था। दूसरी बात, जब से उनकी शादी हुई मेरे ख्याल में उनके फैसले उनके अपने रहे ही नहीं। ठीक है। वो तोहम परस्ती में चले गए, वो फाल में चले गए, ठीक है, वो चिल्लों में चले गए। ठीक है। जब आपके फैसले किसी मुल्क के फैसले, ठीक है जी, प्राइम मिनिस्टर के फैसले जो है वो फाल से निकाले जाए, ठीक है, तस्वीरें देख के बताया जाए कि ये सेक्रेटरी लग सकता है या नहीं, फेडरल सेक्रेटरी लग रहा है शक्ल देख के। अब आप इमेजिन जाती थी बीबी के पास, जी हाँ बिल्कुल उनके पास जाती थी, वो फैसला करती थी कि ये इस काबिल है या नहीं कि इसको सेक्रेटरी लगाया जा सके। इस कौम के साथ जो कुछ हुआ है, इस मुल्क के साथ जो इमरान खान ने कर छोड़ा और जो हमारे एतमाद के साथ जो हमारी जो उसके लिए हमारी सिंसेरिटी थी और जो इसने इस मुल्क के साथ किया इमरान खान ने, 3.5 साल जिस तरह ये मुल्क चला है, चौधरी साहब आप यकीन नहीं कर सकते कि इनके फैसले जो हैं इसमें कितना अमल दखल था इनके घर वालों का। ये किसको कितने बजे मिलना है ये भी वहाँ से फैसला होता था। ठीक है कि जी इसको इससे पहले मिलेंगे, आपने घर जो है वो शाम गुरूब होने से पहले आ जाए।
अब आप सोचें, आप 5 बजे चले जाते थे? हाँ जी, कि आप 11-12 बजे आए हैं दफ्तर और आप 5 बजे उठ के चले गए। मतलब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है वो सिर्फ 5 घंटे दे रहा है दिन में। ठीक है, ठीक है, यानी उनकी वापसी का तयन जो है वो उनकी बेगम करती थी कि आपने इस हर वक्त तक चीज, घर उनके आने का, उनके जाने का, उनसे किसने मुलाकात के लिए क्या टाइम निकाला है, वो ये बताती थी कि ये टाइम जो है ये ठीक है, ये टाइम जो है ये गलत है मिलने का। ठीक है, आपने इंग्लैंड, वो उनको बेचारों को 3.5 साल इंग्लैंड नहीं जाने दिया कि एक तो वो बच्चों को मिल लेंगे, या शायद उनके दिमाग में होगा कि वो जमाइमा को मिल लेंगे, या पता नहीं क्या उनके दिमाग में था, लेकिन उन्होंने बच्चों को आने भी नहीं दिया। तो 3.5 साल उनके बच्चे नहीं आए। और आपको याद होगा कि उनके बच्चे दोबारा कब आए हैं, जिस दिन इमरान खान साहब को वो कंटेनर के ऊपर वो जख्मी हुए हैं, उस दिन वो आए हैं। तो ये कुछ 3.5-4 साल बाद जो है खान साहब जो है वो अपने बेटों को मिले हैं। ठीक है, अच्छा ये फरमाइएगा कि आप समझते हैं कि बीबी का ज़्यादा कसूर है क्योंकि उन्होंने कैप्चर कर लिया इमरान खान को। अब सवाल ये है कि इमरान खान साहब तो एक मॉडर्न आदमी है, ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए हैं, एक्सपोजर बहुत ज़्यादा उनका, पूरी ज़िंदगी वो स्टार रहे हैं, तो एक आदमी सुपरस्टिशियस इतना कैसे हो सकता है जी? वैसे आप माइंड नहीं मानता। 2013 में मुझे उन्होंने एक पीर के कहने पर टिकट नहीं दी कि इमरान खान साहब वजीर आजम बन जाएंगे अगर अलीम खान को टिकट नहीं मिलेगी। तो जब मुझे टिकट नहीं दी और मैंने इलेक्शन नहीं लड़ा और उनको फिर भी पंजाब में 7 सीटें मिली, तो मैंने उनसे चौधरी साहब पूछा कि भाई मुझे टिकट दे देते तो 7 की 8 ही हो सकती थी या 7 की 6 रह जाती, तो क्या फर्क पड़ जाता। आप तो अभी भी ना प्राइम मिनिस्टर बने ना वैसे बनते। तो एक पीर साहब ने उनको टिकट नहीं देने दी मुझे। और उसके बाद जो फैसले थे वो सारे के सारे जो हैं वो बेगम साहबा के थे। तो हम प्रस्ती का शिकार हो गए। तो हम प्रस्ती तो इतनी ज्यादा थी कि उसके बगैर कोई फैसला नहीं होता था। तो बेसिकली सारे क्यास का जिम्मेदार आप बुशरा बीबी को समझते हैं? नहीं, मैं नहीं उनको समझता, मैं इमरान खान साहब को समझता हूँ। अगर उन्होंने ये सारा किसी के कहने पे भी किया, बुशरा बीबी के कहने पे किया या किसी के कहने पे भी किया, उन्होंने उस्मान बुज़दार को लगाया, तो चौधरी साहब वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे, उनके पास हर रिपोर्ट आती थी, उनके पास ISI की रिपोर्ट आती थी, उनके पास IB की रिपोर्ट आती थी, उनके पास तमाम अदारों की रिपोर्टें आती थी और उनको एग्जैक्टली पता था कि पंजाब में क्या हो रहा है, KP में क्या हो रहा है, उस्मान बुज़दार क्या कर रहा है, फरागोगी क्या कर रही है, उनको हर चीज़ पता थी। पर अगर उसके बाद भी उन्होंने फैसला नहीं किया तो हम किसी और को कसूरवार तो नहीं कह सकते। मेरे ख्याल में जिसने फैसला करना था वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान था और उसने फैसले नहीं किए, तो ही हैज़ टू बी ब्लेम्ड। अच्छा देखिए, अगर इस सारे पीरियड का अगर हम एनालिसिस करें खान साहब, तो ऐसे महसूस होता है कि जनरल फैज़ हमीद साहब जो DGI थे वो इमरान खान साहब के बड़े करीब थे, बल्कि बीबी के ज़्यादा करीब थे वो, और उसके बाद ज़ाहिर है उनकी अपनी ख्वाहिश थी कि वो आर्मी चीफ बनना चाहते थे। ये जो आर्मी चीफ बनने की ख्वाहिश थी उसकी वजह से पूरे पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो गया। जी, जो आर्मी चीफ बनना चाहते थे वो तो उनकी ख्वाहिश थी ना, जो बुशरा बीबी को चाहिए था उसकी अरेंजमेंट उन्होंने कर दी थी। ठीक है, आपको याद होगा कि जनरल फैज़ साहब का जो घर बना चकवाल, हाँ। वो भी हमारे वो जो डेवलपर्स थे वो लोगों को बताते थे कि इसके अंदर ये जो शैंडलियर है ये भी मैंने यहाँ से लेके लगाया। ठीक है जी। तो वो भाई साहब की क्वालिटी रही है कि वो जब भी किसी के ऊपर पैसे लगाते हैं तो वो फिर पूरे मजमे को बताते भी थे। तो अगर उन्होंने जनरल फैज़ के ऊपर पैसे लगाए या फरागोगी के ऊपर लगाए या बुशरा बीबी पे लगाए, तो उन्होंने फिर पूरे पाकिस्तान को बताया कि मैं उनको जाके ये देता हूँ, मैं उनसे ये करता हूँ, मैं उनके पास जब चाहूँ जा सकता हूँ, और मैंने मेरी बच्चियों ने जाके उसको ये हार दिया है, मेरी बेगम ने जाके उसको ये अंगूठी दी है, और ये अंगूठी मैंने इस ज्वेलर से खरीदी है और वो इतने की खरीदी है। ये सारी बातें ये उन्होंने बता दी हुई थी। सो बेसिकली जनरल फैज़ जो है वो उनको पैसे तो नहीं पहुंचा रहे थे, पैसे तो हैं वो साहब पहुंचा रहे थे जो कि डेवलपर थे। अब जनरल फैज़ जो थे वो उनके काम आसान करवा रहे थे। कैसे? DGI थे, इंफॉर्मेशन उनके पास होती थी, वो बुशरा बीबी को बताते थे। बुशरा बीबी कहती थी खान साहब को कि मैंने फाल निकाला है, कल ये होगा, और उसके अंदर जो है ना परसों ये आपके साथ ये होने वाला है, 4 दिन बाद ये होने वाला है, 6 दिन बाद ये। ठीक है, वो 4 दिन बाद जब हो जाता था, ठीक है, क्योंकि उनको तो DGI ने बताया होता था कि इनके साथ ये होने वाला है, अमेरिका की तरफ से मैसेज आ जाए, चाइना राजी हो जाए। हाँ जी, तो वो भी खान साहब भी कहते थे कि इतनी पहुंची हुई है कि माशाल्लाह इन्होंने पहले बता दिया था। ठीक है, तो जनरल फैज़, डेवलपर, बुशरा बीबी, जो उस्मान बुज़दार साहब और फरागोगी, ये एक हमारा 5 का गैंग था यहाँ पे। 2 बंदे और थे जिसमें एक शहजाद साहब थे, जो कि शहजाद अकबर साहब की आपने वो पता होगा, उन्होंने भी एक ब्रीफ केस वसूल किया था जिसकी वीडियोस पूरे पाकिस्तान में चली थी, और उसके साथ जो है वो यहाँ पे आजम खान साहब थे जो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी। ठीक, ये सब लोगों ने मिल के
और ये फैसले सारे इनके मर्जी खान साहब को कैप्चर किया हुआ था ना सब जी हाँ, वो आजम खान जो है वो थ्रू आउट इमरान खान साहब के साथ रहे, और जो फैसले होते थे इमरान खान के, उसके अंदर आजम खान का बड़ा अमल दखल होता है। लेकिन सर देखिए, पूरी स्टेट है, 25 करोड़ लोगों का मुल्क है, और हम ये कहते हैं कि जी हमारी एजेंसीज बड़ी स्ट्रांग हैं, वो अमेरिका में जाके ऑपरेशन कर लेती हैं, वो अफगानिस्तान में कर लेती हैं, दुनिया में कोई जगह ऐसी नहीं जो हमसे छुपी हुई है, दुनिया की बड़ी स्ट्रांग फौज हमारे पास है, फिर हम इंटेलिजेंट बहुत ज़्यादा हैं हर लिहाज से। लेकिन जो सब कुछ हो रहा था कि हमारे इदारों को नज़र नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है, मुल्क कहाँ जा रहा है, मुल्क कहाँ, सब कुछ तो रोका क्यों नहीं किसी? ये जो जनरल बाजवा साहब ने जाके कहा था इमरान खान साहब को कि पंजाब में ये कुछ हो रहा है, और उन्होंने एक पूरी फाइल दी थी, जो कि फाइल उन्होंने जो फरा गोगी के कारनामे हैं वो भी उसमें थे, और जो बुशरा बीबी कर रही थी वो भी उसमें थे, और जो वहाँ पे उस्मान बुज़दार साहब के ज़रिए हो रहा था वो सब कुछ उसमें था। तो वो सारी की सारी फाइल इमरान खान साहब के पास थी, तो वो तो सारे यही कर सकते थे। उन्होंने मैक्सिमम 3 साल रोका क्यों नहीं? रोकना चाहिए था, मसलन बीबी को रोक लेते कैसे? उनको कहते हैं इनको नॉन पॉलिटिकल। सर देखें, किसी के घर वालों को आपका क्या असर हो सकता है? अगर आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हो तो आपकी बेगम के ऊपर आप आर्मी चीफ कितना को असर डाल सकता है? नहीं रोक सकता। ठीक। अच्छा, ये फरमाइएगा कि जो कुछ हुआ मुल्क के साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए था आपका ख्याल है, और इमरान खान साहब को बहुत पहले रोक लेना चाहिए था किसी न किसी तरीके से? जी, जो कुछ पाकिस्तान के साथ हुआ और वो उसके पूरा उलट हुआ। जो वादा इमरान खान साहब ने अवाम के साथ किया था, एक खूबसूरत पाकिस्तान का, एक डेवलप्ड पाकिस्तान का। आप सोचें कि हमारे साथ हमने 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया, ठीक, हमने 50 लाख घरों का वादा किया। जो ये सब इमरान खान साहब को ये भी नहीं पता था कि 50 लाख घर कितने होते हैं। ठीक है। मैंने एक दिन उनके साथ बैठ के पूछा, मैंने कहा खान साहब आपको पता 50 लाख घर कितने होते हैं? कहते हैं कितने होते हैं? अब वो 1 करोड़ नौकरी उन्होंने कह दी थी, उनको ये नहीं पता। उन्होंने तो कभी आज तक ना कोई फैक्ट्री चलाई थी, ना कोई कारोबार चलाया था, ना कोई बेकरी चलाई थी, ना कोई ठेला लगवाया था। ठीक है, उनको कुछ पता नहीं था। तो जब मैंने उनको कहा कि देखें, लाहौर में 1 करोड़ की आबादी है, ठीक है, तो अगर हम एवरेज ये लगाएं कि 5 लोग जो हैं वो एक घर में रहते हैं, तो पूरे लाहौर में 20 लाख। ठीक है, और आपने 50 लाख। मैंने कहा, आपने कहा मैं 50 लाख घर बनाऊंगा 5 सालों में। 5 सालों में, ठीक है। तो जो 3.5 साल गुजरे, उसके अंदर उनसे 500 घर भी नहीं बने। ठीक है। तो अगर आपने वादे किए थे 50 लाख घरों के, तो 1 करोड़ नौकरियों के, और इसी तरह आपने जब डैम्स के वादे किए, आपने इंडस्ट्रियलाइजेशन के वादे किए, आपने लोगों को खुशहाल करने के वादे किए, गरीब आदमी के मसाइल हल करने के वादे किए, तो अचीव क्या किया 4 साल में? और आप कैसे अचीव कर सकते हैं? अगर चौधरी साहब, आपका जो कैमरा मैन है, अगर वो कैमरामैन जो है वो आज से पहले जो है वो मोची लगा हो, ठीक है बात, या वो आज से पहले जो है वो किसी कारखाने में कोई और काम करता हो, और आज वो आगे वो लग जाए। सो एक निकम्मी तरीन काबीना, निकम्मी तरीन पंजाब का सीएम, निकम्मा तरीन केपी का सीएम, ठीक है, सिर्फ इसलिए लगाया जाए कि वो मेरे बिल्कुल जो है वो मतहत रहेंगे और कोई अक्ल की बात नहीं करेंगे, मोहरे बनकर रहेंगे, मोहरे बनकर रहेंगे, और मैं जिस तरह चाहूँगा उनसे करवाऊंगा। तो इसके अंदर इमरान खान साहब के पास ऑप्शन क्या थी? ये तो उनकी गुड लक थी कि उनकी हुकूमत जो है वो उसके ऊपर 3.5 साल के बाद जो है वो ये हो गया, वरना अदरवाइज जो उनकी पॉपुलैरिटी का उस दिन हाल था, मेरा नहीं ख्याल था कि वो कम अज़ कम, मैं आपको पंजाब का तो बता सकता हूँ कि पंजाब में वो 10 सीटें निकालने के भी काबिल थे अगर उनकी उस दिन इलेक्शन होते जिस दिन उनकी हुकूमत हटाई गई। ठीक। अच्छा, आखिरी पोर्शन है हमारा, ये बताइएगा कि ये 9 और 10 मई के जो वाक़यात हुए, खान साहब अचीव क्या करना चाहते थे? आप क्योंकि बड़े करीब रहे हैं, एनालिसिस करें आप। जी, खान साहब जो है ना, जैसे मैंने आपको बताया कि वो, उनको अपने अलावा और कोई चीज़ उनकी प्रायोरिटी नहीं है। और मैं आपको फिर बार बार कह रहा हूँ कि जिनके प्रायोरिटी बच्चे ना हों, ठीक है, आज आप माशाल्लाह आपकी भी औलाद है, मेरी भी औलाद है, हमारी सारी खुशियाँ, हमारी सारी फोकस, हमारी सारी कंसंट्रेशन अपने बच्चों के साथ है। बिल्कुल सही। ठीक है, और अगर मुझे आप कहें कि तूने 3.5 साल अपने बच्चों को नहीं मिलना और मैं तुझे पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर लगा देता हूँ, आप मुझे अमेरिका का सदर भी लगा दें तो मुझे ये सौदा नहीं कबूल। बिल्कुल ठीक, ठीक है ना। सो अगर मैं 3.5 साल अपने बच्चों से दूर रह के अगर मुझे आप कोई भी ओहदा ऑफर करें तो मुझे नहीं काबिल कबूल। ठीक। तो इमरान खान अपने बच्चों को छोड़ गया 3.5 साल और उसने कहा कि मुझे प्राइम मिनिस्टर रहना है। ठीक है, कोई नहूसत, कोई तोहम परस्ती जो है वो नहीं होनी चाहिए। ठीक है बात, किसी सूरत, बेशक बच्चों को मैं ना मिलूं,
पर मेरे अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं आ जानी चाहिए जिससे मेरी इक़्तिदार जो है वो ख़त्म हो जाए। सो इसलिए इसका मतलब है कि उसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी, ठीक है, वो उसका इक़्तिदार में रहना। ठीक ठीक। तो वो उस बगावत करवाना चाह रहे थे बाकायदा 9 और 10 मई बात तो उनके पास और ऑप्शन क्या थी जी? ठीक है, वो आपको चौधरी साहब पता ही है, मेरे से बेहतर पता होगा, जो कैपिटल हिल पे हमला हुआ, ठीक है, उसके ऊपर जो लोग इन्वॉल्व हुए वो तकरीबन 1100 लोगों का उन्होंने मुकदमा किया। ट्रायल हुआ जी, ट्रायल हो गया, 550 लोगों का ट्रायल हो चुका है, 550 लोगों का ट्रायल अभी रहता है। उन 550 लोगों में से जिसको 18 साल हुई है, वो चॉइस साहब वो है जो कि मास्टरमाइंड था उस अटैक का, ठीक है। सो इस 9 मई के उसमें कौन मास्टरमाइंड है? इमरान खान इज द मास्टरमाइंड, ठीक है। खुद डिजाइन किया था उन्होंने, ऑब्वियस उनके कहने पे लोग गए हैं, ठीक है। ये कैसे हो सकता है कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ और लोग, मुझे पता ही ना हो कि लोग तो जाके जो है वो जिना हाउस को आग लगा रहे हैं, ठीक है, और GHQ के ऊपर चढ़े हुए हैं। सो अगर ये चीज़ मास्टरमाइंड हुई है तो वो 100% इमरान खान से हुई है, और उसके पीछे इमरान खान थे। जो लोग वहाँ पे गए थे कैपिटल हिल में, उनमें जो लोगों को सजाएं हुई हैं, वो 14 साल उसको हुई है जिसने उस मेज़ पे पैर रखा था। और हमारे मुल्क में तो आप देखें कि क्या हुआ 9 मई को, आपने यूनिफॉर्म लोगों के यूनिफॉर्म, आपने लोग जो हमारे शोहदा थे उनके आपने मॉन्यूमेंट्स उठा के नालों में फेंके, ठीक है। आपने जिना हाउस, जिसके बाहर जिना हाउस लिखा हुआ है, जिसके ऊपर कायद आज़म की और जो हमारे जो कायदीन थे तब के, उन सब की तस्वीरें लगी हुई हैं, आज भी लगी हुई हैं, उनको आपने आग लगाई। जिना हाउस के अंदर जो मस्जिद है आपने उसको आग लगाई, ठीक है। और उसके बाद आप अगर उन लोगों को छोड़ देते हैं, किस तरीके से हम इन लोगों को छोड़ सकते हैं? इनको तो मेरे ख्याल में निशान इबरत बनना चाहिए। आइंदा आने वाले 100 साल के लिए लोगों को पता होना चाहिए कि जो शख्स जो है वो हमारे शोहदा की इज़्ज़त में और हमारी जो सीक्रेट चीज़ें हैं उनमें अगर कोई इस तरह की हरकत करेगा तो उसको हम एक मिसाल बनाएंगे। इमरान खान साहब सजा बर्दाश्त कर लेंगे, भुगता लेंगे उसको? उनके पास ऑप्शन क्या है जी? वैसे ज़ाहिर है उनका बड़ा लेविश लाइफस्टाइल रहा है, तो इसने जेल लेविश लाइफस्टाइल तो उनका तभी रहा है जब उनके पास जहांगीर तरीन और अलीम खान थे, ठीक है। उससे पहले तो उनके पास कोई लेविश नहीं था, वो सुजुकी में फिरा करते थे, ठीक है। वो लैंड क्रूजर तो मेरी थी, लैंड क्रूजर तो सिर्फ जहांगीर की थी, जहाज तो हमारे थे। इमरान खान साहब ने तो कभी PIA के अलावा तो कोई जहाज नहीं देखा था, ठीक है। तो अगर वो यहाँ से कहीं जाते थे तो वो हमारे जहाज़ों पे जाते थे, ठीक है। अगर वो यहाँ से धरने से उठते थे और कराची जाते थे और कराची से तकरीर करके फिर वापस धरने पे आते थे, तो वो किसके जहाज़ों पे जाते थे? तो अगर उनकी गाड़ियाँ जो बुलेट प्रूफ थी, अगर उनके पीछे जो डाले चलते थे, उनकी जो सिक्योरिटी थी वो उनके पास किसने दी हुई थी? सो ये सारी चीज़ें तो इमरान खान की आसाइश तो उस दिन शुरू हुई थी। इससे पहले तो इमरान खान के पास वही आसाइश थी, हमने देखी हुई है। एक भैंस थी, 2 मुर्गियाँ थी, ठीक है जी, 2 अपना जो है वो बकरियां थी, ठीक है। कितनी को साइज थी? 4 कुत्ते थे, 4 कुत्ते। अच्छा, ये फरमाइएगा कि ये बुशरा बीबी के बच्चों ने भी करप्शन किया जी? जी, बुशरा बीबी ने अगर करप्शन किया तो अपने बच्चों के लिए किया, और बच्चों के लिए किया, बच्चों के साथ मिलके किया। पुराने खावंद हो सकता है वो भी इसके साथ शामिल हो, पर ये पूरा गैंग था और उसमें फराग होगी उनके साथ शामिल थी। तो आपको लाहौर में इंफॉर्मेशन मिलती रहती थी कि कुछ मेरी इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है, हर एक को पता है जी, हर एक को पता है। खान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खान साहब, आपने गुफ्तगू सुनी, अब आपने बहुत सारी चीज़ों को आपने देखा होगा कि तारीख का हिस्सा है, और इस तारीख को अगर आप एवेलुएट करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आपको इस पे गौर भी करना पड़ेगा। अल्लाह हाफिज़।